नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह और आज की चर्चा में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कैसे लाएं तेजी की। कोरोना संक्रमण के कारण धीमी हुई अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के बाद सबसे अधिक फोकस बुनियादी ढांचा और राजमार्गों के विकास पर रखा। 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़ी वृद्धि करके 5.54 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जो 2020-21 में आवंटित 4.12 लाख करोड़ रुपए से करीब 34.5% ज्यादा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत फंडिंग के लिए अब 7,400 प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं। बाकी अगर बड़े प्रावधानों के बजट में बात करें तो सरकार की महत्वाकांक्षी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए 2020 से 2025 के बीच 111 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। बजट में सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए अतिरिक्त 1,18,101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा है। सड़कों के विकास के साथ साथ इन नए इकोनॉमिक कॉरिडोर में लगने वाली जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनसे रोजगार भी सृजन हो सकेगा। सरकार 20,000 करोड़ रुपए की लागत से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी DFI की स्थापना भी करेगी। साथ ही बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि इस इंस्टीट्यूट के जरिए 3 साल में 5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए अब तक 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नए इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे हमने कहा वो भी बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त और ऐसे कई प्रावधान हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिनका जिक्र इस बार के बजट में किया गया। हालांकि अब यह देखना होगा कि जिन बड़े ऐलानों की बात की गई, अब आगे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उन्हें अमली जामा कैसे पहनाया जाए और कैसे ये जो काम है जिनका ऐलान किया गया है उस काम में तेजी लाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी लाई जाए। इन्हीं से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं आज की चर्चा में और 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय चर्चा में। मेरे साथ है संजय अग्रवाल, प्रेसिडेंट PhD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। साथ ही मेरे साथ हैं अनिल श्रीवास्तव जी, फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर नीति आयोग। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। पहले मैं मोटे तौर पर आप दोनों से बजट के प्रावधानों को लेकर एक ओवरव्यू लूं, एक राय समझूं। तो संजय जी पहले, अनिल जी मैं पहले आपसे शुरुआत करूंगी। कोरोना के बाद की जो स्थितियां हैं, साथ ही हम जानते हैं हमारा लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। तमाम चुनौतियों के बीच बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसे मजबूत करने को लेकर जो प्रावधान हुए हैं वो आपकी नजर में क्या बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, आपदा को अवसर में बदलने में मददगार साबित होंगे? निश्चित रूप से देखिए, कोरोना पैंडेमिक का जो प्रभाव पड़ा था और उसको हमने इस देश ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। अब इस पूरे बैकग्राउंड में ये बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है कि अब हम आगे एक तरीके से लीप फ्रॉग कर सकते हैं और जो पैंडेमिक का प्रभाव पड़ा है उसको हम अपने इंटरेस्ट में, देश के हित में कैसे उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और बजट में जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो प्रेजेंटेशंस किए गए हैं, वो निश्चित रूप से इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी और इसके लिए जो है इस बजट को बहुत कुछ जो है बधाई देनी पड़ेगी अपने जो है वित्त मंत्री जी की। देखिए, अब इतना इन्वेस्टमेंट जो ये अनाउंस किया गया है, आपने अभी भी बताया कि किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया है, इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ये निश्चित रूप से जो है, चूंकि अब पैंडेमिक की वजह से पिछला वित्तीय वर्ष और पिछला 1 साल जो है हमारी अर्थव्यवस्था को नीचे ले गया था, इसीलिए मैं लीप फ्रॉग वर्ड का उपयोग कर रहा हूँ। इससे ये कि एक क्वांटम जंप अब हमें अपने अधोसंरचना में मिलेगा और अधोसंरचना में सपोर्ट की वजह से एक क्वांटम जंप हमें अपने आर्थिक विकास में इस देश को मिलेगा। तो बहुत टाइमली स्टेप है और बहुत ही अप्रोप्रिएट स्टेप्स जो है लिए गए हैं। सभी चारों पांचों जो हमारे अधोसंरचना विकास के जो एक बेसिक विभाग और मंत्रालय हैं उनके दिशा में, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो, शिपिंग का मंत्रालय हो और नागर विमानन का मंत्रालय हो, और इसके साथ साथ जो स्टेप बहुत अच्छे लिए गए हैं वो हमारे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए वाटर कंजर्वेशन और जल के मंत्रालय के लिए जो है जल शक्ति मंत्रालय जो कहलाता है। तो इन सब दिशाओं में जो स्टेप्स लिए गए बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं। अब इनमें सबसे बड़ी जरूरत देखिए ऐसी है कि एक तरीके से जो है हमारी इंडस्ट्री, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ड्राइव करने वाले लोग हैं, वो इसको कैसे आगे ले जाते हैं और उनके जो है हमें स्टेक होल्डर्स को जो है
उनके कंसल्टेशंस को, ठीक उनकी है। चीजों को ध्यान में रखते ठीक है अनिल जी, रोड मैप क्या हमें होना पूरी चाहिए जो ताकि है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ऐलान किए गए हैं उसके विकास में तेजी लाए? इस पर जरूर आपकी राय लूंगी अनिल जी आगे। पहले संजय जी से मैं इस बजट को और उसके प्रावधानों को लेकर जल्दी से राय लेना चाहूंगी। बजट का स्वागत हुआ, हमने देखा संजय जी, शेयर मार्केट में भी उछाल आया। काफी समय बाद हमने देखा कि बजट के ऐलान के बाद शेयर मार्केट ने इस तरह का रिस्पॉन्स दिया हो। 6 पिलर्स की बात कही गई और जो 6 पिलर है वो हेल्थ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, ह्यूमन कैपिटल, R&D और मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करें, कहीं ना कहीं ये जो 6 पिलर हैं वो जुड़ते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हैं। आपकी नजर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ऐलान है और आगे इसे लेकर जो चुनौतियां हैं वो क्या नजर आ रही हैं आपको? मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर को, भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इम्पोर्टेंस दी गई है, जो इसकी अहमियत समझी गई है और जो इसके लिए डिसीजन लिया है सरकार ने, ये सबसे ज़रूरी, सबसे अहम एक स्टेप था हमारे लिए, हमारे देश के लिए। पीएचडी चैम्बर की ओर से कम पिछले 6 महीने से ज़्यादा से, जब से हम लोग बजट के लिए, जब भी जो भी हम रिकमेंडेशन दे रहे थे, उसमें हमने सबसे ज़्यादा जोर एक बात पर दिया था, वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ही एक्सपेंडिचर होना चाहिए। खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा और उसके कई कारण हैं। और वो कारण इवन इकोनॉमिक सर्वे में भी प्रूव, वही उन लोगों ने भी सेम वही बात बोली और हम फाइनेंस मिनिस्टर ने भी वही बात बोली। इसकी हमें बहुत खुशी है। हमने बार बार ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी आप 1 रुपया डालते हैं, उसके कम से कम 2.5 रुपए आपके जीडीपी में एडिशन होती है। और कहीं पर आप 1 रुपया खर्च करते हैं इस बुरे समय में, तो उस 1 रुपए को भी खर्च करने से आपका 1 रुपया जीडीपी बढ़ता है। तो सरकार ने सबसे पहला काम तो जो किया था इस कोविड के समय में, वो था जरूरी लोगों की जरूरतों को पूरा करना। उसके लिए चाहे लोगों को फूड ग्रेन, खाद्यान्न उनको दिए गए मुफ्त में, या और कुछ मिनिमम जो रकम डाली गई लोगों के बैंक खातों में, ये सब किया गया, किसानों को दिया गया पैसा, वो जरूरी था। लेकिन अब जो असली जो इकोनॉमी को हमें इस परेशानी से निकालना है, जो आज घाटा उठाया इकोनॉमी ने, अगर हम इस साल 11-12%, 8% जो भी हमारा लॉस जाएगा जीडीपी में, उसको कवर करना है और उसमें बढ़ोतरी भी देनी है। उसके लिए सबसे जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा, इसके कई फायदे हैं, सिवाय मतलब जीडीपी में आपकी 2.5 गुना निकलेगा जो भी आपने खर्च किया। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, इट इज अ वेरी बिग एम्प्लॉयर। उसमें बहुत ज्यादा नौकरियां लगती है, क्योंकि सबसे आसान काम होता है, सबसे गरीब वर्कर को उससे नौकरी मिलती है कंस्ट्रक्शन की और चीजों को बनाने की। तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा फायदा होगा। और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाता है, तो बन के तैयार होने पर वो नौकरियां देता है इतनी, क्योंकि आपने कोई फैक्ट्री बनाई, आपने कोई पोर्ट बनाया, आपने कुछ सड़कें बनाई, जिससे कुछ और व्यापार बढ़ा, कुछ और इकोनॉमी की डिमांड बढ़ी। अगर इन सब चीजों को अगर आप देखें, उसके ऊपर अगर आप ये देखें कि आपकी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव होती है, आप विश्व के बाजार में जब अपना माल बेचने जाते हैं, अगर आपके देश में सड़कें बेहतर है, आपके पोर्ट बेहतर है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, तो आपके पास खर्चे कम पड़ते हैं। हमारे पास लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश की अमंग द हाईएस्ट है। 66% का एडवांटेज है चाइना और दूसरे देशों को हमसे, और यूरोपियन देशों को तो और भी ज्यादा, लेकिन चलिए उनकी लेबर कॉस्ट ज्यादा है। अगर हम इसको देखें कि हमें कितना बड़ा फायदा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने का, तो ये सरकार की इससे बढ़िया पहल कोई नहीं हो सकती। और साथ में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हम लोग बहुत 6 महीने से बहुत स्ट्रेस दे रहे थे कि एक मेगा डेवलपमेंट, एक या कई मेगा डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए, वो सरकार ने एस्टेब्लिश करके बहुत बढ़िया काम करके दिया है। 5 लाख करोड़ रुपए जो सरकार की बैलेंस शीट पर नहीं लगेंगे, लेकिन 5 लाख करोड़ रुपया जो रेज होगा वो सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करेगा, कम से कम 3 साल के लिए जो भी टारगेट है, और ये पैसा बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो जितना स्वागत किया जाए इस बजट का, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में खास तौर से वो कम। बिल्कुल। अनिल सर, जब आप आगे रोड मैप को लेकर बात कर रहे थे, हम जानते हैं कि जो बजट के प्रावधान हैं उन्हें पूरा करने के लिए रोड मैप बनाना होगा और उसके मुताबिक आगे बढ़ना होगा। सरकार का 111 लाख करोड़ के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन
में 2025 तक जो लक्ष्य है 111 लाख करोड़ का है, और हम देखें तो विश्व स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 साल में 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इससे रेल, रोड, एविएशन, पोर्ट जैसे क्षेत्र जो हैं उनके बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे बात करें और समय पर काम पूरा हो, इसे लेकर बात करें तो आपको अब क्या बड़े चैलेंजेस दिख रहे हैं, या फिर इसे लेकर जो नजरिया है सरकार का वो क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, दो सबसे बड़े चैलेंजेस जो हैं उसमें से एक ये है कि जो राशि की बात करी जा रही है कि 2025 तक हम कितना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, 111 लाख करोड़ जो आपने कही, तो उतनी राशि का जो है एलोकेशन करना, उसको जो है उपलब्ध कराना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम क्या करते हैं कि जब बजट प्रेजेंट कर दिया जाता है, वो तो एक वित्त मंत्रालय की तरफ से एक जो है खाका बन के आ जाता है कि देखिए इतना इतना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से फिर हम क्या जो है फिजिकली हम क्या अचीव करेंगे, उसका जो लिंकेज है, जिसको कि हम रोड मैप का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। और उसमें संभव क्या होता है अक्सर कि हम उसको लिंक नहीं कर पाते हैं कि मान लीजिए हमने कहीं पे 1000 करोड़ रुपए दिए या हमने 100 करोड़ रुपए दिए, तो उसका फिर हम क्या आउटपुट निकालेंगे, क्या आउटकम निकल करके आएगा। तो ये एक जो एक्सरसाइज जो है वो प्रत्येक मंत्रालय को, प्रत्येक विभाग को स्टेक होल्डर्स के साथ, जो मतलब जो सभी जो भागीदार हैं उस पूरी योजना के, उनको विश्वास में लेते हुए उसके साथ जो है बनाई जानी चाहिए, तभी एक बहुत अच्छा रोड मैप जो है वो इमर्ज होगा। और ये रोड मैप फिर हमें उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए या क्रियान्वयन के लिए हम इसको डालें। तो ये दो मेजर चैलेंजेस हैं जो कि बहुत जो है बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। इसमें से अब 5 साल में जितना हमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना है 111 लाख करोड़, उसको हम किस प्रकार से विभाजित करेंगे, किन किन मंत्रालयों में, किन किन विभागों में किस तरीके से विभाजित करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है माइक्रो लेवल पे हमको जाना पड़ेगा कि किन किन योजनाओं में हम कितना पैसा किन किन वर्षों में एलोकेट कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि उन योजनाओं की क्या गतिविधियां हैं और उन गतिविधियों के माध्यम से हम क्या अचीव कर रहे हैं। तो देखिए, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसको हमको प्राप्त करना है, और इसमें न केवल सरकार बल्कि क्रियान्वयन करने वाली सभी एजेंसियों की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी रहेगा, और उनकी भागीदारी के बिना हम सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है संजय जी, और जो दायरा प्रोजेक्ट्स को लेकर बढ़ाया गया वो अब 7400 तक किया गया है, और फंडिंग जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो फंडिंग का है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को लेकर आपका नजरिया क्या है? कितना बूस्ट मिलेगा, कितनी हेल्प मिलेगी इसके जरिए, और क्या फोकस एरिया होना चाहिए इस समय सरकार का? देखिए, श्रीवास्तव साहब ने बिल्कुल पिन पॉइंटेड बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली कि मेजर चैलेंज होगा इतनी फंडिंग आ पाना, और इन सबको फिर फंडिंग आ जाएगी तो चलिए हम लोग सब कुछ कर लेंगे। अभी फंडिंग का जो जरिया है अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हो पा रहा है, और इसमें लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि चलिए अब अगर आप इस साल का ही अगर आप देखें कि इस साल क्या हुआ, तो बजट में करीबन 5,54,000 करोड़ तो बजटरी जो केपेक्स, जिसको हम डायरेक्ट केपेक्स मानते हैं, वो है। लेकिन एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट जिसमें रेलवे का 1,07,000 करोड़ और दूसरी मिनिस्ट्रीज का करीबन 4,75,000 करोड़, सब मिला के 11,37,000 करोड़ इस साल में सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्च बनता है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें इस 11 लाख करोड़ के सामने, हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो अगर आप 111 लाख करोड़ को 5 से डिवाइड करें, 5 से बटा करें, तो करीबन 22 लाख करोड़ 23 लाख करोड़ हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए। हमें 11 लाख करोड़ तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। साथ में मेगा DFI बन रही है, उसमें भी 5 लाख करोड़ आएगा, वो 3 साल के लिए होगा, चलिए उसमें भी 1.5-2 लाख करोड़ हम मान सकते हैं इस साल में आएगा। मगर कुछ पैसा प्राइवेट सेक्टर को भी लगाना पड़ेगा, सारा पैसा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी लगाना पड़ेगा। और जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का जो डॉक्यूमेंट इशू हुआ था, उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें सारा पैसा सेंट्रल केंद्र सरकार में ही लगाना था। उसमें केंद्र सरकार का हिस्सा, अगर मुझे सही याद पड़ता है, तो करीबन 40% से ज्यादा नहीं था, 40 से कुछ कम ही था। लेकिन अभी जो कोविड, उस टाइम कोविड नहीं हुआ था जब वो पाइपलाइन बने,
का जो पाइपलाइन का जो अनाउंसमेंट हुआ था। तो अभी जो सिचुएशन है, अभी स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है। जब हम ये सेंटर से इसको पूरे प्रोसेस को शुरू कर दे रहे हैं, किक स्टार्ट कर देते हैं, तब धीरे धीरे उस पैसे की भी आने की उम्मीद बनती है। तो हमें इसके फंडिंग के और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, वो भी बहुत जरूरी है। और शायद ये एक डीएफआई अभी बात हो रही है, बाकी भी डीएफआई और खड़े करने पड़ सकते हैं और पैसा लाया जा सकता है। इस वक्त दुनिया के पूंजी बाजारों में इतना पैसा घूम रहा है जिस पैसे को रिटर्न चाहिए, क्योंकि विदेशों में, सारे बड़े बड़े देशों में अगर आप देखें तो करीब करीब ब्याज की दर 0% तक पहुंच गई है। 0 या 1%, 2% इस तरह की रिटर्न है। वो पैसा आके अभी जो हमारे शेयर मार्केट में भाव बढ़ाता है शेयर्स के, इस तरह का पैसा अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ला पाएंगे लंबे अरसे की बॉन्ड या इवन इक्विटी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, तो पूरी उम्मीद ऐसा लगती है कि ये पैसा इकट्ठा करना भी मुश्किल नहीं है और हम लोग अपने सारे टारगेट को मीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अनिल सर, इसे लेकर क्या कोई नजरिया साफ हुआ है? क्योंकि जब मेजर थ्रस्ट की बात की गई थी तो 3 थ्रस्ट एरियाज जो बताए गए थे फंडिंग इंक्रीज करने के लिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए, वो यही था डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेटअप, साथ ही मोनेटाइजिंग एसेट्स, और इसके अलावा बात थी एनहांसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी 3 ये जो थ्रस्ट है, इनकी बात जरूर हुई थी, लेकिन इसे लेकर भी क्या आगे और ज्यादा एक तरह से हम कहें साफगोई की जरूरत है कि आखिर राह क्या होगी, कैसे किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये तीनों चीजें जो बजट में कही गई हैं और सरकार जिस दिशा में सोच रही है वो अपनी जगह तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारे दूसरे भागीदार हैं और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसीज हैं, और जैसा कि अभी कहा कि ग्लोबल लेवल पे जो है काफी फंड जो है उपलब्ध है। सवाल ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, अपनी योजनाओं को किस तरीके से एक वायबल बिजनेस मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सके। सवाल प्रश्न ये है कि जो भी हमारी परियोजना है, जहां कहीं भी हम चाहते हैं, चाहे वो हमारी जो है डीएफआई से आ रही हो या हमारे दूसरे जरिए जो हमने कहा मोनेटाइजेशन से जो है कुछ हम रिसोर्सेज जनरेट करेंगे, लेकिन उसमें हमारा परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा नहीं रह पाया है अभी तक, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि हम और तेजी से उसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स होने हैं, जो भी स्कीम्स हैं, वो अगर एक पीपीपी के पार्टिसिपेशन से, प्राइवेट पार्टिसिपेशन से और दूसरे इन्वेस्टमेंट जो है, चाहे वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हों या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हों, जो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हैं, उनके लिए अगर ये एक वाइबल बिजनेस मॉडल दिखेगा, जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ संभव है, क्योंकि यही एक ऐसा देश है जो कि बहुत तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और करेगा। डबल डिजिट में हमारी आर्थिक ग्रोथ होने जा रही है। पूरा विश्व इसको जो है देख रहा है और इस बात के लिए एंशियस है कि वो कैसे इस परिस्थितियों में एक विन विन सिचुएशन को जो है लाए, जिसमें कि ना केवल उनका फायदा हो, मतलब हमारे राष्ट्र का भी फायदा हो, और इन जनरल जो है आर्थिक समृद्धता हमको जो है हासिल हो। तो हम जो है एक ऐसी सिचुएशन लाएं जिसमें हमारी परियोजनाएं, हमारे जो है अधोसंरचना में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कैसे हमको एक जो है बिजनेस मॉडल की तरफ ले जाएं जो कि सबको आकर्षक लगे। वो हमारे देश के लिए भी आकर्षक होना चाहिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी आकर्षक होना चाहिए। योजना जो है हमारे जन सामान्य के हित में होनी चाहिए, मेरा ये पूरा विश्वास है। प्रश्न केवल इस बात का है कि इसको, पूरी चीज को हम किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ड्राइव करें। बिल्कुल, तो बड़ा सवाल यही है संजय जी। एसेट मोनेटाइजेशन की बात करें तो वो हेल्प ज़रूर कर सकता है, एक बड़ा सहारा ज़रूर दे सकता है, लेकिन उसके लिए जो हर्डल्स हैं वो कैसे दूर किए जाएं, इस पर कितने मंथन की ज़रूरत है, या इसे लेकर अब आगे राह आसान की जा रही है, प्रोसेस में है? देखिए, इस पर मंथन की जरूरत तो लगातार बनी रहेगी, क्योंकि अड़चनें बहुत आएंगी। अब एसेट मोनेटाइजेशन 2 तरह से है। एक तो है कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनके शेयर जो है डिसइन्वेस्ट किए जाएं, वो भी 2 तरह से होंगे। एक तो ये कि माइनॉरिटी शेयर डिसइन्वेस्ट किए जाएं, एक की पूरी कंपनी का कंट्रोल भी सरकार डाइवेस्ट करे। और ये दोनों तरह की डाइवेस्टमेंट्स में अलग अलग तरह के इशू रहते हैं, लेकिन अगर आप देखें जो पिछला रिकॉर्ड रहा है कि
इस साल तो करीबन नेग्लिजिबल रहा, मतलब सरकार कुछ खास नहीं बेच पाई, जो भी पिछले बजट में टारगेट था उससे पिछले साल करीबन आधा हम लोग कर पाए थे। लेकिन उससे पहले 2 साल लगातार हम लोग करीबन अपना पूरा टारगेट, जो हमने बजट में टारगेट रखे थे, वो पूरे मीट कर पाए थे। तो डिसइन्वेस्टमेंट अगर किया जाता है, और सरकार ने पहली बार पूरा ट्रांसपेरेंटली अनाउंस किया है, नहीं तो नॉर्मली सरकारें झिझकती थी। तो इसकी ये तारीफ की बात है सरकार इस बजट की, कि एक तो पूरा तरह से अनाउंस कर दिया गया कि हम सिवाय इन 4 सेक्टर के और किसी सेक्टर में अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रखना चाहते। दूसरा, इसमें भी जो है इनको भी कम से कम करेंगे। एक तो ये हुआ रास्ता पैसा रेज करने का, और ये परमानेंट पैसा रेज 2 तरह से हो गया। एक तो जो नुकसान भरते हैं हमारी, अगर पिछले साल मुझे अगर करेक्ट सही फिगर याद है तो करीबन 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हमारी वो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देती हैं। अगर उनको आप डिसइन्वेस्ट करते हो तो आप 50,000 करोड़ तो हर साल उसी बात के बचा लेंगे जो नुकसान देते हैं, एक तरफ। दूसरी तरफ आप के पास जो पैसा आएगा उसको आप फिर दोबारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, एक एसपीवी जो अनाउंस किया है कि एक अलग कंपनी एक बनेगी, जिसमें जो भी जमीनें वगैरह जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पास या भारतीय या सरकारी डिपार्टमेंट्स के पास एक्स्ट्रा है जिन्हें बेचा जाना है, अब वो कंपनियां या वो मंत्रालय के पास ऐसा एक्सपर्टीज नहीं है कि वो उन जमीनों को या उन एसेट्स को बेच सके। वो सब के लिए भी एक एसपीवी अनाउंस करने का जो उन्होंने टारगेट अनाउंस किया सरकार ने, वो बहुत बढ़िया चीज है, जिसमें कि वो एसपीवी एक स्पेशलिस्ट एजेंसी होगी जो इन सारी अड़चनों को दूर करके उनको बेच पाए। क्योंकि कहना आसान है, एक कंपनी जो कोई एक पर्टिकुलर काम करती है, उस कंपनी के जो पूरा स्टाफ है, पूरी उसकी जो है एग्जिस्टेंस है, वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए है। अब वो कोल इंडिया की फॉर एग्जांपल, और आपने कुछ अगर बेचनी हो, उनको कोयले की पता है, समझ है, आप उनको उनका अगर कोई बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग दिल्ली में पड़ी है, उसको बेचने का काम दे देंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। अगर ये सब इस तरह के एसेट एक एसपीवी के थ्रू होंगे, बहुत अच्छा स्टेप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिसको कहते हैं वर्चुअस साइकिल बनना चाहिए। आप सरकार, केंद्रीय सरकार वो वाले प्रोजेक्ट लगाए जिसमें कोई प्राइवेट सेक्टर वाला डरता है कि भाई ये कैसे, कितना टाइम लगेगा, डिले हो सकता है, ये परमिशन वो परमिशन। सरकार वो प्रोजेक्ट लगाए, लगा के जब वो चालू हो गया तब उसको वो डाइवेस्ट करे और फिर जो पैसा है उसको दोबारा लगाए। तो ये इसको एक बोलेंगे आप वर्चुअस साइकिल। और इसके लिए एक बहुत अच्छा काम सरकार ने ये भी किया है कि जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और कई सरकारी कंपनियों के, गैस अथॉरिटी के, उन्होंने रीट्स और इनबिट जो एक स्ट्रक्चर, ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, वो बनाने का डिसीजन लिया है। वो भी बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एक बने बनाए एसेट पर एक खुदरा रिटेल इन्वेस्टर को पैसा लगाने का मौका मिलता है, जिसमें वो अच्छी एक रिटर्न मिल सकती है उसको, चाहे वो पाइपलाइन है, चाहे वो सड़क है, या चाहे कोई एक बिल्डिंग बन सकती है किसी जमीन पर। तो ये मेरे ख्याल से सरकार ने रास्ते जितने हो सकते हैं सारे रास्तों को इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने कब्जों में लिया है, और उनको सबको बजट में लिया भी गया है। इम्प्लीमेंटेशन हम जरूर उम्मीद करेंगे कि इन पर इम्प्लीमेंटेशन पर भी उतना ही जोर होना चाहिए कि हम ये हर हालत में अपने टारगेट्स को पूरा कर सकें। बिल्कुल। और बड़ी बात है, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो अनिल सर ये भी देखना होगा कि जो कंपनियां हैं वो क्या उसमें अवसर देख रही हैं, अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रही हैं। अगर हम देखें तो कोविड-19 महामारी के बाद जो स्थितियां हैं उनके सामान्य होने के साथ ही जो शहरी क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए कम लागत वाले घरों की मांग बढ़ना, जो एक तरह से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें क्या ये इशारा दे रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है उसमें अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में ज्यादा आने वाली हैं, इसलिए इस तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा कंपनीज का। देखिए, आपने बहुत सही कहा है। पूरे उद्योग जगत ने बजट का स्वागत किया है, और जो हमने फोकस या एम्फेसिस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, उसका जो है वेलकम किया है, उसका स्वागत किया है। प्रश्न ये है कि हम शायद सोशल सेक्टर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को अलग अलग करके देखने की कोशिश करते हैं, जो कि संभवतः एक ठीक अप्रोच आज के जगत में नहीं है। हाँ। आज से अगर हम 70 साल पहले की बात करें, 60 साल पहले की बात करें, तब शायद ये बात थी। लेकिन अब जबकि दुनिया में कम्युनिकेशन बदल गया है, ट्रांसपोर्टेशन बदल गया है, विचारों का, तकनीक का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बदल गया है, तो इसमें जो है हमको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में ये देखना पड़ेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट्स हैं वो
हमें फाइनली जो है लीड करेंगे सोशल सेक्टर की भी ग्रोथ की तरफ, सोशल सेक्टर की भी उपलब्धियों की तरफ। क्योंकि ये पूरी चीजें जो है, चाहे वो आप बात करिए हमारे स्किल डेवलपमेंट का, चाहे हमारे वो बात करिए आप जो है दूसरी जो सुविधाएं जो है सोशल सेक्टर में जन सामान्य को मिलती हैं उनकी बात करिए, तो ये पूरी चीजें देखिए इंटरलिंक्ड। अगर अधोसंरचना विकसित होती है तो हम उसका इम्पैक्ट जो है हमारे एग्रीकल्चर पे भी पड़ता है, उसका इम्पैक्ट हमारा जो है सर्विस सेक्टर पे भी पड़ता है, उसका इम्पैक्ट हमारा माइनिंग सेक्टर पे भी पड़ता है, उसका इम्पैक्ट हमारा हेल्थ, एजुकेशन और इवन जो है दूसरे जो है फूड सेक्टर है उन पे भी पड़ता है। तो ये चीजें हम देखिए एक दूसरे से अलग करके अभी तक विचार करते थे, जो कि इस बार बजट में बहुत क्लियर जो है थिंकिंग जो है वो दिखाई गई है। और बहुत अच्छी सोच और बहुत पॉजिटिव सोच ये है कि देखिए हमको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के इंप्रूव करने से हमारे रोजगार के साधन भी जितना हम उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा जो है बढ़ेंगे। क्योंकि एक जो है ₹1 इन्वेस्ट करने के लिए, जैसा कहा, जो कुछ डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, चाहे कुछ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो बहुत सारे उसके इम्प्लीकेशन सेक्टर वाइज देखिए होते हैं। तो वो जो है सेक्टर में होगा उसका इम्पैक्ट देखिए सब तरफ होगा, और सभी सेक्टर्स में जो है उसका इम्पैक्ट देखने में आएगा। ये बहुत ही एक अप्रोप्रिएट और राइट अप्रोच है जो कि अभी इस बार के बजट से जो है देखी गई है, सोची गई है, और उसको आगे जो है बढ़ाया गया है। और उसका सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन जो है, जो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, शेयर मार्केट है, इवन जो फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सभी चीजों में उस चीज को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से जो है लिया गया है। सभी स्टेक होल्डर्स ने इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया है। बिल्कुल। और इसी के साथ अनिल श्रीवास्तव सर आपका और संजय अग्रवाल सर आपका, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो जाहिर है कोरोना के समय में तमाम चुनौतियों से पार पाने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, और बजट 2021 न केवल भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बनाएगा, बल्कि इसे कोविड-19 के बाद की जो विश्व व्यवस्था है उसका नेतृत्व करने में भी एक तरह से सक्षम करेगा। ये सभी को उम्मीदें हैं। आगे अर्थव्यवस्था को और रफ्तार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी लाने की जरूरत है, जिसे सरकार ने अच्छे से समझा है। बजट आवंटन में तो आधारभूत ढांचे के विकास का विशेष ध्यान रखा गया है, और अब तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए और समय पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सरकार की जो प्रतिबद्धता है और जो इसके लिए निकाले गए रास्ते हैं, उस पर अगर काम होता है तो जाहिर तौर पर तेज रफ्तार से हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी और इसका असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।